जय भीम मैम, जय भीम। जैसा कि मुझे समझ में आया है कि हमारी जो 10 गोल्डन रूल्स हैं, उस पर मुझे थर्ड नंबर का उस पर मुझे कि संघ में जाति अभ्यास कभी भी नहीं किया जाएगा। तो इसके रिगार्डिंगली कि हमारा देश जो है जातियों में बटा हुआ था और 6,743 जातियां जब देश आजाद हुआ था, हमारे देश के अंदर इतनी जातियां थी। आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन के बाबा साहब ने वो 6,000 जातियों को सिर्फ हम लोगों को 3 में डिवाइड कर दिया, SC, ST, OBC। लेकिन अगर हम बाबा साहब की भी मानते कि हम SC, ST, OBC तीनों ने ही आपस में लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया। देखा जाए तो कि इन तीनों में से कि OBC बोलेंगे हम बड़े हैं, SC अलग और ST अलग। तो कहीं ना कहीं हम सब में एक विरोधाभास है। और जो कहते अपनी जो जातियां हैं, अदर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तक, तो इन्होंने इन तीनों को भी आपस में लड़वा दिया। और आज का जो फंडा है, लोग कहते हैं, लेकिन संघ कहता है कि गर्व किस बात का, मतलब ये मेरे दिमाग में कहां से आ गया कि जाति पर जो बाबा साहब ने दी नहीं हमें, तो हम किस बात पे गर्व करें कि गर्व से कहो हम ये हैं, गर्व से कहो हम वो हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग चीजों को फॉलो कर रहे हैं और उसमें पीछे से हमने गर्व या वटेवर मैं बोलना नहीं चाहती अपने पोर्टल के ऊपर, लेकिन लोगों को ऐसा ही समझ में आता है कि उन्होंने अपने आप को एटीट्यूड दिखाने के लिए उस शब्द को भी अपना गर्व एटीट्यूड पीछे लगा लिया। लेकिन कहीं ना कहीं हम वो चीज भूल गए कि बाबा साहब ने जो जब जातियों को खत्म कर दिया गया था और 3 में हमें डिवाइड किया गया, 3 में भी हम आपस में लड़ते झगड़ते रहे। और जो मेन बात थी कि बाबा साहब जब इतनी रिसर्च करने के बाद में हमें जो बुद्धिज्म देके गए थे, उसकी तरफ हमारा कोई ध्यान नहीं था। अगर हमें गर्व ही करना है किसी बात पर, अगर हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, जिन जातियों से हमें अपमानित होना पड़ा, बाबा साहब को लगातार अपमानित होना पड़ा, और आज भी लगातार हम जातियों की वजह से अपमानित हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो चुका है, चाहे कुछ भी हो गया हो, लेकिन आज भी वही व्यवस्था समाज के अंदर चल रही है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। सीधी सी बात है कि शूद्र जो है, वो जो जातियां शूद्रों में पहले आती थी, आज और उन्हीं नामों से शूद्र ना कह के वो दूसरे नामों में चली गई, लेकिन व्यवस्था वही कायम है। हमें जो बाबा साहब देना चाहते थे, हम वो बिल्कुल नहीं बन पाए और ना हमने कभी उस तरफ जाने की कोशिश की। इतने सालों बाद थोड़ा परिवर्तन आया है, रेवोल्यूशन हो रहा है, लोग नई नई चीजें लेके आ रहे हैं, एक नया मॉडिफिकेशन हो रहा है। तो संघ भी एक मॉडिफिकेशन ही आया है कि हमें अब समय की मांग क्या है और हमें क्या होना चाहिए और हम क्या बन रहे हैं, हम किस बात पर गर्व कर रहे हैं। तो संघ का भी यही कॉन्सेप्ट है कि संघ के अंदर कभी भी जातीयता की बात नहीं होगी। SC, ST, OBC संघ के तले ये तीनों जातियां आ सकती हैं, लेकिन हम इसमें आपस में भी लड़ेंगे नहीं कि हम में से कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन क्या है। इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट हम अपने माइंड के अंदर नहीं रखेंगे। हम इक्वलिटी की बात करेंगे और तभी संघ में देखा गया कि हम सभी लोग साथ बैठ के, जब हमारी मीटिंग्स होती हैं ऑफलाइन, तो हम लोग साथ बैठ के जो भी अपने अपने घरों में भोजन बनाते हैं और वो हम लोग साथ खाते हैं। कास्ट, बाबा साहब ने कहा था कि जातियों को खत्म करने का सबसे बड़ा फंडा ये है कि खाली एक लाहौर में मैंने थोड़ा सा रीड किया हुआ था कि लाहौर में मैंने पढ़ा था कहीं कि लाहौर में एक कॉन्स्टिट्यूशन जब हुआ था, उस टाइम बन रहा था, उसी टाइम पे एक मीटिंग हुई थी और बाबा साहब ने उसमें बोला था कि मैं कुछ अपने पॉइंट्स लिखूंगा, बोलूंगा और उन पे मैं लिखित रूप में बोलूंगा। तो पहले लोगों ने कहा कि पहले आप हमें बता दीजिए कि आप बोलना क्या चाहते हैं, तभी हम आपको परमिशन देंगे। तो उस टाइम में बाबा साहब ने साफ ये बोला था कि
जातियां सिर्फ एक दूसरे के साथ खाना खाने से नहीं खत्म होंगी, लेकिन हाँ, जातियां इंटरकास्ट मैरिज करने से धीमे धीमे ये चीज, जब वंश ही चेंज हो जाएगा तो किस चीज का गर्व होगा और किस चीज का हमें एक हमारे अंदर इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स होगा कि हम इस जाति में पैदा हुए। तो कहीं ना कहीं ये रुझान जब बाबा साहब ने उस जमाने में सोचा था जो इस टाइम पे चल रहा है, और हाई कास्ट में भी लोग निचले कास्ट के तबके से भी शादी कर लेते हैं, या फिर अपनी ही आपस में ही, कम से कम कोई करे या ना करे, SC ST OBC आपस में खाने खाने के साथ साथ हम आपस में एक दूसरे से जुड़े भी, रिलेशंस भी होने चाहिए। हम अगर आपस में ये चीज समझेंगे कि ये बड़ा है ये छोटा है, या मैं इसके घर में नहीं शादी कर सकता, या ये नहीं कर सकता, या वो नहीं, अपने रिलेशंस हम लोग नहीं बना सकते, तो फिर हम वहीं कायम है, हम बाबा साहब को फॉलो नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी। तो संघ का भी यही कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पर कभी भी अपनी जाति को लेकर कभी भी अपने अंदर नीचा फील नहीं करना है, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, और ना ही बहुत ज्यादा अपने आप को ये करना है कि हम इससे ज्यादा बड़े हैं या हम उससे ज्यादा ऊंचे हैं। रोटी का हमारा नाता आपस में जुड़ चुका है, हम लोग आपस में जब ऑफलाइन मीटिंग होती है हम लोग शेयर करके खाना खाते ही हैं एक दूसरे का, तो वो हमारे अंदर से खत्म हो चुका। हमारी मीटिंग्स में सभी लोग आते हैं, SC ST OBC सभी तबके के लोग होते हैं, वहां नहीं पता कि किसके यहाँ से क्या भोजन बन के आए, हम लोग इजीली वहां बैठ के प्रेम पूर्वक खाना खाते हैं। और रहा दूसरा कॉन्सेप्ट बाबा साहब का कि हम लोग आगे चल के हम शादियां भी करेंगे एक दूसरे के रिलेशंस में, तो शायद एक रेवोल्यूशन हो, कोई क्रांति हो, और ये जातियां ऊपर वालों को छोड़िए, जब अगर हम तीन ही एक हो गए तो सबसे बड़ी क्रांति तो भारत के अंदर यही हो जाएगी। तो मैं यहीं पर अपनी बात को खत्म करना चाहूंगी कि बाबा साहब के अकॉर्डिंग और आज की जो डिमांड है, हमें किसी भी हालत में वो टैग को इस्तेमाल नहीं करना है जो टैग इन्होंने हमें दिया है। आने के लिए, अपने आप को महान दिखाने के लिए प्रताड़ित तो होते ही हैं और होते रहेंगे, लेकिन बस हमें आगे अगर बाबा साहब को फॉलो करना है, उनके दिए हुए रास्ते पर चलना है, तो वो बुद्धिज्म का डायमंड ही है हमारे गले में, वो दे के गए हैं जिससे हम अभी समझ नहीं पा रहे हैं, और जो आगे चल के हमें बहुत आगे लेके जाएगा, हमारे परिवार की तरक्की करेगा, बच्चों की तरक्की करेगा, और हमारे बच्चे उस चीज से इस समाज में अपने आप को सरवाइव कर पाएंगे कि हमें कैसे स्टेबल होना है। सम्मान तो वहीं से मिलना है, जो बाबा साहब बता के गए हैं वो रास्ता, तो वो देर से ही सही, लेकिन जैसे ही लोगों की समझ में आ जाएगा कि हमें जाना किधर है और हम जा किधर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें अपनी जातियों का टैग हटाना पड़ेगा। और संघ ने इस बात की शुरुआत कर दी है कि हम जाति अभ्यास किसी भी हालत में नहीं करेंगे। तो हमारी मीटिंग्स में किसी भी तरह की कोई जातिता की बात नहीं होती है कि घर से कहें हम ये हैं या वो हैं। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि ये अभ्यास संघ में जुड़े हुए सभी लोग करना स्टार्ट कर दें। इनके दिए हुई जाति, चाहे जो भी आप किसी भी कास्ट को बिलोंग करते हो, हमें नहीं इस्तेमाल करना है। हम बुद्धिस्ट थे, हैं और रहेंगे। हमें आगे की लाइफ को बहुत आगे लेके जाना है, और बुद्धिज्म का ही साइंटिफिक धर्म जो बाबा साहब ने दिया है, हम उसी रास्ते से अपनी तरक्की कर सकते हैं, सम्मान से जी सकते हैं, ना कि इनके दी हुई त्यागों से। उसको तो उखाड़ के फेंकना, अपने बच्चों के अंदर भी आने नहीं देना है कि हम कौन थे, क्या है, या हम क्या थे। जितना हम उनको ऐसी बातें बताएंगे, उनके अंदर भी थोड़ी सी एक इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा कि हम इस कास्ट से बिलोंग करते हैं। आपको जब जो चीज एक डायमंड दे दिया गया है, तो आप तो बस उसी को लेके आगे बढ़ना है। आपको अपने बच्चों को वही चीज समझानी है, परिवार को वही चीज समझानी है, महिलाओं को वही चीज समझानी है कि हमारा भला किसमें है, किस चीज से हमारी तरक्की होगी। तो इसीलिए मैं सभी से, हमारे पोर्टल में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, हमें शपथ लेनी चाहिए। हमें इतना महान, ये संघ बहुत पुराना है, बाबा साहब के बुद्धिज्म से भी बहुत पुराना है। संघ बुद्ध काल में भी था, उससे पहले भी था, और ये अनंत अनंत काल तक रहेगा। संघ मतलब हम सब साथ ही रहना, हमें जुड़ना है, एक दूसरे से कनेक्ट होना है, एक यूनाइट होना है। तो जिस दिन हम यूनाइट हो जाएंगे, उस दिन जातियां बहुत पीछे छूट चुकी होंगी और संघ ही आगे होगा। संघ में ही हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। तो
तो इससे ज्यादा हम लोगों को कनेक्ट होना है, जुड़ना है और लोगों को जोड़ना है। जातीयता की बात मन से, अंदर से और घर से, हर चीज से बाहर निकाल देनी, अपने दिमाग से भी बाहर निकाल दी। जब दिमाग से निकल जाएगी तो घर से अपने आप से आउट हो जाएगी, बच्चों के दिमाग से अपने आप निकल जाएगी। कभी हमें नीचा नहीं सोचना है, नीचा इन्होंने दिखाया है तो हम क्यों उनकी दी हुई चीज को आज तक ढो रहे हैं। तो सो आई वुड टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि अपने अंदर से ये इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स खत्म कर दे। संघ तो खत्म कर चुका है, हम उस रास्ते पर बहुत आगे निकल रहे हैं और बहुत आगे जाएंगे, लेकिन पहले हमें एक साइकोलॉजिकल प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा, मेंटली प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा कि हम क्या हैं, हम समझ रहे थे। तो मैं अपनी बात को विराम देती हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। समर्थ संघ के जो 10 गोल्डन नियम हैं उसमें 5वें नंबर पर मुझे पद, प्रतिष्ठा, मंच, माला कभी नहीं पर अपने विचार रखने के लिए कहा गया है। तो जैसे कि पद, सबसे पहले हम पद को लेके चलते हैं कि पद क्या है। देखिए, कभी कोई भी ऑफिस होता है, कार्यालय होता है, उसमें पद होते हैं, लेकिन जो हमारा समर्थ संघ है पद का पूरी तरीके से विरोध करता है, क्योंकि हम कोई हमको अपने अगर पद करते हैं तो कोई अधिकारी या कर्मचारी नहीं है, हम किसी के अधीन कार्य नहीं कर रहे हैं जो कि हम इसमें पद को रखें। तो पद का मतलब है कि हम किसी को अधिकारी नियुक्त कर रहे हैं और दूसरे को कर्मचारी। अगर ये चीज अगर आ जाती है संघ में, तब क्या होगा कि किसी के अंदर हीन भावना और किसी के अंदर श्रेष्ठ भावना का भाव आ जाता है। तो इसीलिए संघ में, समर्थ संघ में पद का विरोध किया गया है कि पद कभी भी इसमें नहीं होगा। पद होते हैं संगठन में, कार्यालय में, लेकिन समर्थ संघ में कभी भी पद नहीं होता। इसमें समानता का अधिकार दिया गया है कि सभी इसमें कार्य करने वाले सभी कार्यकर्ता एक समान हैं और एक समान होने के कारण उनमें कोई भेदभाव नहीं है। उन सबको समानता का अधिकार दिया गया है। तो इसके बाद प्रतिष्ठा, जैसे कि प्रतिष्ठा का मतलब क्या है कि प्रतिष्ठा कि समर्थ संघ में कभी भी प्रतिष्ठा यानी सम्मान यानी किसी एक विशेष व्यक्ति को कोई भी सम्मान इसमें नहीं दिया जाएगा कि किसी पद के कारण उसको सम्मानित किया जाए। अगर ऐसा होता है तो होता क्या है कि हर व्यक्ति के विचारों में छोटे बड़े का भाव आ जाता है कि हम इतना कार्य कर रहे हैं, हमें तो कोई सम्मान नहीं मिला, जबकि दूसरे व्यक्ति को सम्मान या प्रतिष्ठा दी जा रही है। तो हमारा समर्थ संघ इसका भी विरोध करता है कि हमें अपने संघ में पद, प्रतिष्ठा, मंच, माला इसको कभी भी स्थान नहीं देना है। अगर ये स्थान इनको मिल जाता है, जैसे कि आजकल की जो हमारी समाज है, पॉलिटिक्स है, उसमें आप देखिए कि ये सब बहुत ज्यादा है। इन सब के बहुत ज्यादा होने से लोगों के अंदर जो विचारधाराएं हैं, छोटे बड़े की भावना बहुत ज्यादा विकसित हो जाती है और कोई भी व्यक्ति वहां पर समान रूप से कार्य नहीं कर पाता, क्योंकि समान रूप से कार्य करने के लिए मन के विचार अच्छे होने चाहिए। यदि मन के अंदर ये विचार आ जाए कि ये बड़ा छोटा है, मैं ऊंचा नीचा या हीन भावना का जब विचार आ जाता है, तब कार्य करने की जो शैली है वो धीमी हो जाती है। इसके बाद मंच क्या है? देखिए, हम सब एक धरातल पर कार्य करते हैं, एक धरातल पर कार्य करते हैं, सभी समान हैं। यदि किसी को भी ऊपर अब धरातल से थोड़ा सा ऊपर उठा दिया जाए तो मंच यानी उसको अपने से विशेष स्थान दे दिया जाए तो वो मंच कहलाता है। और मंच पर अगर कोई व्यक्ति बैठता है, अपनी बात करता है, तो वो दूसरों को छोटा समझता है, अपने आप को बड़ा समझने लगता है। तो मंच भेदभाव को पैदा करता है, छोटे बड़े की भावना को और अधिक विकसित करता है। तो मंच भी हमारे समर्थ संघ में नहीं है, क्योंकि हम सभी समान हैं, समान रूप से कार्य कर रहे हैं। अब हो सकता है कि कुछ हमारे संघ में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बहुत अच्छे गायक हैं, कुछ बहुत अच्छे शिल्पकार हैं या कुछ भी कार्य बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो हम किसी एक विशेष व्यक्ति को अगर मंच पे बैठा दें तो वो सभी गुणों में पूर्ण तो हो नहीं सकता। तो इसलिए समर्थ संघ में इस चीज को भी नहीं रखा गया है। माला का मतलब होता है कि हम किसी एक विशेष व्यक्ति को भीड़ से अलग दिखाना, कि अगर किसी के गले में माला पड़ी है तो भीड़ में होकर भी एक अलग उसकी पहचान है। तो
तो जब किसी एक व्यक्ति की अलग पहचान बनेगी तो उसमें वो अपने से अलग थलग समझने लगेगा, अपने आप को श्रेष्ठ समझेगा और दूसरों को नीचा समझेगा। तो हमारा जो समर संघ है इसमें पद प्रतिष्ठा मंच माला इन सभी का विरोध किया गया है। हमारा जो नेता संविधान है, संविधान ही हमारा नेता है। सामूहिक नेतृत्व एवं मूवमेंट की सभी गतिविधियों का संचालन संविधान के आलोक में किया जाता है और इसमें सभी लोग समान हैं। किसी भी व्यक्ति विशेष को कोई पद प्रतिष्ठा मंच पर सम्मान माला पहनाने का यह संघ विरोध करता है। इसमें सभी समान हैं और सभी को समानता का अधिकार दिया गया है, सभी समान रूप से कार्य करते हैं। तो बाबा साहब का भी यही कहना था कि सभी को समान अधिकार मिले, क्योंकि सभी व्यक्ति किसी न किसी कार्य में निपुण होते हैं। बाबा साहब ने भी कहा था कि कोई भी कार्य छोटा बड़ा नहीं होता है, हर जो भी कार्य है वो छोटा बड़ा लिए समान है। तो हम बाबा साहब की विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए जो समाज में जो आजकल बहुत ज्यादा फैला हुआ है कि पद प्रतिष्ठा मंच माला इन सब का इतना ज्यादा प्रचलन है कि लोग बाग इन्हीं में उलझ के रह गए हैं। इसी में उलझ के अपने आप को आगे दिखाना चाहते हैं, अपने आप को बढ़ाना चाहते हैं। तो हम सबको यही करना है, हम सबको इन सबका तो विरोध करना ही है, हमें धरातल पर कार्य करना है और वास्तव में जो हम कार्य कर रहे हैं सभी मिलकर हमें सामूहिक रूप से मिलकर करना है। अगर हम ये दिखावा नहीं करेंगे तभी हम वास्तव में जो बाबा साहब का सपना है उसको पूरा कर पाएंगे, क्योंकि हमें एक्चुअल में कार्य करना है, हमें कोई दिखावा नहीं करना है। क्योंकि हमारे जो समर संघ के 10 गोल्डन नियम है उसमें यही है कि अगर हमें अपना अधिकार पाना है, अपने आप को आगे बढ़ाना है, मजबूती के साथ अपनी एकता को दिखाना है और अपने जो हमें जो समाज से अलग थलग किया गया है उसको पुनः प्राप्त करना है, तो हमें इन सबको अपने जो 10 गोल्डन नियम है इनको मानना ही पड़ेगा और जो नियम है उन पे हमें अमल ही करना पड़ेगा। अगर हमने उन पे अमल नहीं किया तो हम जैसे कि समाज में जो अभी व्यवस्था है उसी तरह हम फिर पिसते रहेंगे और हम जो हमारा उद्देश्य है हम उसको प्राप्त ही नहीं कर पाएंगे। तो हमें अपने बाबा साहब के सपनों को पूरा करने के लिए हमें यही सबको करना है कि हमें इन सबसे दूर रहकर अपने जो हमारा उद्देश्य है उसको आगे बढ़ाना है। जय भीम, नमो बुद्ध। विदा पीपल समर्ण संघ में आप सबका स्वागत है। हम SC ST OBC माइनॉरिटी वाले जितने भी हैं हम सब सारे के सारे इस देश के इस मुल्क के मालिक हैं। ये हमें बहुत बाद में समझ आया क्योंकि हमारे से हमारा संघ छीन लिया गया। तो जो हमारे बुद्धिजीवी साथी हैं वे दोबारा से इस संघ को झाड़ पोछ के उन्होंने रेडी किया, तैयार किया और हमें बताया संघ में रहने के क्या क्या फायदे हैं कि भी हम कैसे हमने संघ में रहना है। तो उन जो ये संघ के जो नियम कानून कायदे हैं ये सारे के सारे बुद्ध से जो पहले का जो संघ था, जिसको बुद्ध को भी जो सिद्धार्थ गौतम थे वो बुद्ध बाद में बने, उनको भी संघ के तहत ही सजा मिली थी। तो ये सारे के सारे इसके नियम कानून कायदे जो है वो पहले के ही हैं, बुद्ध से पहले के नियम कानून कायदे जो हमारे बुद्धिजीवी श्रमण साथी लेके आए हैं, झाड़ पोछ के रेडी किया इन्होंने। तो इसमें हमारा संविधान ही नेता है। कोई कहता है कि इसका नेता कौन है, तो संविधान हमारा नेता है और संघ ही सर्वोपरि है। सब संघ जो डिसीजन होता है वो सबसे ऊपर है। संघ को हम सबसे ऊपर रखते हैं, यानी कि रखा हुआ है, वैसे भी संघ सबसे ऊपर है। इसलिए हमने 15 मई को संघ नमामि एक नई बात हमने सीखने को मिली कि हम पहले बोलते रहते थे कि बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि और संघं शरणं गच्छामि, जबकि संघं शरणं गच्छामि का जो मेन मतलब था हमें 15 मई 2022 को पता चला कि इसका मतलब क्या होता है। तो इसलिए हम संघ को नमन करते हैं और संघ ही सर्वप्रिय है। तो इसका संघ का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, संघ की कोई सदस्यता शुल्क नहीं लगती, संघ की कोई अगर मान ले कोई रसीद बुक नहीं छपी हुई, कोई मान आपके पास संघ की सदस्यता के लिए या रसीद बुक लेके आता है तो हमारा वो श्रमण संघी नहीं है, क्योंकि हम इसमें कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है। अगर बच्चा कोई पैदा होने वाला है वो भी संघ का सदस्य है SC ST OBC माइनॉरिटी में। तो इसमें हमारा नेता सिर्फ संविधान है और उसी के अकॉर्डिंग हम
काम कर रहे हैं। और इसके जितने भी अभी तक ये इसमें वीआईपी कल्चर, मंचमाइक माला का वीआईपी कल्चर सब खत्म कर दिया गया। इसमें सब के सब समान है। इसमें हमारे चाहे मंत्री से लेके संतरी तक या कोई भी कितना भी बड़ा ब्यूरोक्रेट्स हो, ऑफिसर हो या मजदूर भाई हो बहन हो, उन सब की मान्यता बराबर है। जैसे बाबा साहब ने हमें वन वोट वन वैल्यू, यानी कि हर किसी की वोट की एक ही वैल्यू है, चाहे वो कितना ही बड़ा पूंजीपति या मिनिस्टर हो या मजदूर हो। वैसे ही इसमें भी सभी समान है। अगर हम कहीं मीटिंग करने जाते हैं, समण संघ की कहीं भी संगति होती है, तो हम अपने साथ 6 परांठे लेके जाते हैं अचार के साथ, जिसमें से 4 अपने लिए और 2 दूर से जो समण भाई बहन आ रहे हैं उनके लिए, कभी किसी कारण से अगर वो नहीं खाना लेके आ पा रहे हैं तो। और हम सब उन सबको इकट्ठा करते हैं, एक जगह रखते हैं, और वो सारा का सारा खाना संघ का खाना होता है, किसी का इंडिविजुअल खाना नहीं होता। तो वो सारा संघ का खाना है, तो उसमें हम सारे इकट्ठा करके खाते। कौन किसकी रोटी खा रहा है ये नहीं पता। और उससे हमने ये नीचे, अगर हम कहीं जाते हैं, कुर्सी की व्यवस्था है तो कुर्सी पे सभी बैठते हैं, नहीं तो हम ज्यादातर नीचे ही बैठने को प्रेफरेंस करते हैं, क्योंकि संघ में हम पैसा नहीं लेते। तो हम सोचते हैं जो हमारे महापुरुषों की जो स्थान है, जैसे अम्बेडकर भवन है या रविदास मंदिर है या वाल्मीकि मंदिर है, कोई भी जो भी हमारा ऐसा महापुरुषों का जो स्थान है, उस पे हम मीटिंग रखने की कोशिश करते हैं फ्री की, ताकि हमें खर्चा ना करना, क्योंकि हमारे पास पैसा होता नहीं, संघ में हम पैसा नहीं लेते, हम अपना पैसा खुद खर्च करते हैं। तो हमने ये रोटी का जो चलन शुरू करा है, ये आगे चल के हमारा और भी ज्यादा, कहते हैं ना कि रोटी बेटी का, तो अभी हम रोटी के चलन पे आए हैं। हम साथ बैठ के खाना खाना शुरू किया हमने अपने भाई बहनों के साथ। तो आगे चल के हम इसको आगे बढ़ा पाएंगे, ताकि हमारी जो विचारधारा है वो एक जैसी बने, एक जैसा हम सोचे काम करें। तो इसलिए हम अपने 6 पराठे लेके जाते हैं अचार के साथ, और सारे मिल बैठ के नीचे बैठ के खाते हैं। इसमें कोई किसी कोई भेदभाव नहीं होता, जाति की प्रैक्टिस नहीं होती। जाति का प्रैक्टिस हमने पहले से हम करते थे, लेकिन हमने 15 मई 2022 को जाति की प्रैक्टिस भी बंद कर दी है। अब हम सारे के सारे समण समणी है, और इससे आगे या फिर हम बाबा साहब के सिपाही हैं, सिर्फ इतना ही है। और इसमें वी द पीपल समण संघ में एक बात और अच्छी है कि सारे के सारे जितने भी हमारे टिकट टाइम टिफिन जो ट्रिपल टी है, उसमें जब हम कहीं जाते हैं, तो अगर कोई भाई अपनी गाड़ी में लेके जाता है तो हम अपना किराया बांटते हैं। अगर हम एक गाड़ी में 5 पर्सन गए हैं, अगर हमारे को 200 या 400 रुपये बांटा आता है गाड़ी का किराया, तो हम उस सबको बांटते हैं। टाइम हम अपना देते हैं, टिफिन हम अपने साथ लेके जाते हैं, तो इसलिए हमें इसमें पैसे की भी आवश्यकता नहीं है। और इसमें एक ही प्रमोशन है, स्पोक, या हिंदी में प्रवक्ता। स्पोक का मतलब कि अपने महापुरुषों की बातों को आगे पहुंचाना। जो अभी पोर्टल पर जितने भी बोल रहे हैं, सारे के सारे स्पोक है, जो अपने जो हमें बुद्ध से लेके और बाबा साहब मान्यवर साहब का सिराम तक के जो भी हमारे महापुरुष हुए हैं, उन सब की बातों को आगे हम पहुंचाते हैं। ये हमारा काम है सिर्फ स्पोक का। और इसमें कोई ये नहीं है कि हम स्पेशल कोई वैल्यू मिली हुई है, नहीं। सिर्फ हर महीने की पहली तारीख को स्पोक में हाउस लगता है, एक जैसे पार्लियामेंट में लगता है, ऐसे स्पोक के लिए उसमें एजेंडे पास होते हैं। जैसे सबसे पहला एजेंडा पास हुआ था कि पुरुषों को सर और लेडीज महिलाओं को बहन जी कह के बोला जाएगा, तो सभी बहन जी कहते हैं, और आदमियों को, पुरुषों को सब सर बोलते हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। तो इसमें क्या है कि हम जब हमारे से आगे सामने वाला जो हमारा जो सर है या भाई या जब बहन जी बोलता है, तो उसका जो मन का जो मैल है ना, वो पहले से ही साफ हो जाता है कि हाँ भाई बहन जी। तो उसको अपने बहन जी बोलने से उसको ऐसा लगता है कि हाँ, जैसे मैं अपनी किसी बहन को बोल रहा हूँ, तो हमें संघ में ऐसा ही अच्छा फील होता है कि हाँ हम संघ में है, तो हम एक अच्छी जगह है, हमारी यूनिटी बनी हुई है। हम हर रोज कभी जानवरों का, पक्षियों का हर रोज उदाहरण देते रहते हैं कि सभी संघ में रहते हैं। जानवर भी संघ में रहते हैं तो बचे रहते हैं, पेड़ पौधे भी संघ में रहते हैं तो बचे रहते हैं। कोई कहता है पेड़ पौधे कैसे बचे रहते हैं? अगर आंधी तूफान आता है तो आपने देखा होगा कि बड़े बड़े पेड़ जो अकेले खड़े होते हैं वो टूट जाते हैं, वो जड़ से उखड़ जाते हैं, लेकिन छोटी छोटी झाड़ियां हैं
वो कभी आपने नहीं देखी होगी कि आंधी तूफान में कोई झाड़ी उखड़ी हो, क्योंकि वे सब की सब झुंड में होती हैं। तो ऐसे ही जानवरों का या मधुमक्खियों का हम इतने 14 महीने से रोज रोज एग्जाम्पल देते आए और हमें ये समझ भी बाद में आया कि हाँ सच में ये सब चीजें मैटर करती हैं। तो इन सब चीजों का हमने इतना गहन अध्ययन जो बार बार सुनते हैं हम, तो उस जहन में आती है बातें कि हाँ ये बात सच है, इससे हमें इतने सालों से पहले इन चीजों का नहीं पता था। तो संघ की वैल्यू का हमें समझ आया विद द पीपल श्रमण संघ में आके। और हर महीने जो हर महीने का जो स्पोक हाउस लगता है, उसमें भी और भी आप एजेंडे लगा सकते हो। जैसे आपने कहीं मीटिंग करनी है तो 500 200 तक की आप मीटिंग वैसे कर सकते हो, लेकिन उससे ऊपर की 200 के ऊपर की जो मीटिंग है कैंडिडेटों की या पर्सनों की, 200 से ऊपर अगर पर्सन जुड़ते हैं तो उसके लिए आपको इसमें परमिशन लेनी पड़ेगी हाउस से। तो ये सब चीजें हम धीरे धीरे आगे हम डेवलप हो रहे हैं, हम अपने सोच को बढ़ा रहे हैं, अपने बच्चों को सब चीजें बता रहे हैं कि आने वाले समय में हम अपने बच्चों को ये दे के जाए। जैसे कंसेप्ट होता है, तो मेरी सब बहनों से भाइयों से ये रिक्वेस्ट है समणी से कि अपने बच्चों को 9 से 10 सिर्फ, बाकी टाइम वो उनको पढ़ने दे या जॉब करने दो, बस सिर्फ कंसेप्ट के समय अपने आसपास बैठा के रखे ताकि वे सुने, तो उनको ये लगे कि हाँ कोई नई बातें हम सीख रहे हैं और नई बातें हमारे उस पे पोर्टल पे आई हुई है सीखने को। कल को हम चले गए तो हमारे बच्चे, हम जितने भी लोग हैं, हम अपने बच्चों को ये संघ दे के जाएं और संघ के साथ साथ हम आने वाले समय में कैसे एक रहे, ये सब चीजें हमें बता के जानी है। तो बस यही मैं तो कहूंगी कि हम जब जितने जुड़ेंगे उतने जीतेंगे, जब जब जुड़ेंगे तब तब जीतेंगे। जिद है जुड़ने की, जितना जुड़ेंगे उतना जीतेंगे, जहां जहां जुड़ेंगे वहां वहां जीतेंगे, जितना जुड़ेंगे उतना जीतेंगे, जो जुड़े हैं वो जीते हैं। जुड़ो और जिद है जुड़ने की, जिंदा रहने की, और जिद है स्वाभिमान से जीने की। तो मेरी आज हमारा महिलाओं का स्पेशल है, तो मैं बहनों से कहना चाहूंगी कि बहनों हमें भी ये अपने हिस्से का जो काम है वो करना है। नहीं तो बाबा साहब की जो उंगली है ना, जो अभी पीछे सीखे रश्मि बहन जी ने बहुत ही अच्छी कविता सुनाई थी कि क्या मैं सो गया था तो क्या तुम भी सब सो गए थे। तो वो बहुत ही मतलब उस कविता में या पोइम में इतना मतलब मीनिंगफुल बातें थी कि वो मेरे को तो दिल को इतना छू गई कि बहुत ही ज्यादा। तो कई हम सारे ही एक जैसे वो कह रहे थे ना कि हमने ये समझा कि एक जो हाथ का इशारा था कि सबका मालिक एक, वो सबका मालिक एक ना होके बाबा साहब ने जो हमें हमारे तरफ जो इशारा कर रखा है कि भाई तुम्हें पार्लियामेंट की तरफ का, जो कोई कहता है कि उधर का इशारा है, हम ये कहते हैं कि जो बाबा साहब ने जो उंगली कर रखी है वो हमारी तरफ ना हो कि तुम पढ़े लिखे गद्दारों की गिनती में हमारी गिनती ना हो। इसलिए हमें अपने हिस्से का काम करना है, हमें गद्दार नहीं कहलाना, हमें बाबा साहब का सच्चा सिपाही, सच्चा फॉलोवर बन के काम करना है, ना कि भगत बन के कि हम मोमबत्ती जला दी बाबा साहब के आगे और हमने भाई हाँ हम तो बाहर निकलते ही जय भीम और अंदर आओ तो देखो कि क्या चल रहा है। तो हम ये ऐसे डबल स्टैंडर्ड ना होके सिर्फ और सिर्फ अभी जो 10 गोल्डन रूल आए हैं वो और बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं के साथ हम जब तक जुड़ेंगे नहीं, आत्मसात नहीं करेंगे 22 प्रतिज्ञाओं को, तब तक हमारा पार नहीं होने वाला। क्योंकि हम ये जो डबल स्टैंडर्ड की बातें करते हैं ये हमारे जब भी हम उससे उबर पाएंगे, 22 प्रतिज्ञाओं का जो हम पालन करेंगे। और 22 प्रतिज्ञाओं का जितने भी हमारे जो बुद्धिजीवी भाई उन सबको तो पता ही है, लेकिन जिनको नहीं पता अपने रिश्तेदारों को या जानकारों को, तो हम 22 प्रतिज्ञाओं की वो कैलेंडर भी बांटते हैं अपने बच्चों की शादी में या किसी गीत नात बाकड़ी में। हम यही कहेंगे कि बाबा साहब की जीवनी और 22 प्रतिज्ञाओं का, अगर जीवनी ना तो आप 22 प्रतिज्ञाओं का कैलेंडर आता है आप वो बांट सकते हैं। हमने भी जब मेरी बिटिया की शादी थी हमने बाबा साहब की जीवनी बांटी है, और ये 22 प्रतिज्ञाओं की जो कैलेंडर है ये हम इजीली दे सकते हैं ताकि कोई हर कोई अपने घर में लगा सकता है और उनको फॉलो कर सकता है। मैंने भी अपने रसोई में लगा रखी सच बताऊं तो, ताकि मैं उन बातों को ना भूल लूं कि बाबा साहब ने जो हमें दिया है। और एक मैंने अपने ड्राइंग रूम में लगा रखी 22 प्रतिज्ञाओं की। तो इसलिए मेरी बहनों से रिक्वेस्ट है कि हम जैसा हम बच्चे का जो ग्रो करेंगे, जैसे बच्चे को बताएंगे, जैसा बच्चा माँ से सीखेगा वैसा ही बच्चा बढ़ेगा। इसलिए बहनों मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को
साइंटिफिक तार्किक बनाइए। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान, संग मावी। आप सबने मुझे बोलने का मौका दिया, आप सबने सुना, बहुत बहुत साधुवाद। थैंक। आज के कंसेप्ट में हम थोड़ा सा समण संघ की आवश्यकता को व्यापक रूप से समझेंगे। तो समण संघ की आवश्यकता को समझने का प्रयास हम करते हैं कि क्या समण संघ को पुनर्जीवित करने वाले बुद्धिजीवियों ने क्यों बार बार बहुजनों से अपील की कि जुड़ जाओ, नहीं तो हम सब कुछ खो देंगे। संक्षिप्त रूप से हम यह कहते रहे। रंजना मैडम जी, वीडियो चालू करो। वीडियो चालू है सर? तो दिखाई आपका चेहरा दिखाई नहीं पड़ता। नहीं, बराबर है, कंटिन्यू कीजिए बहन जी, कंटिन्यू कीजिए जी। तो संक्षिप्त रूप से हम ये कहते रहे कि अपने अधिकार, अस्मिता और अस्तित्व को बचाने हम बहुजनों को जुड़ जाना चाहिए और जुड़ना जरूरी है। लेकिन इसे व्यापक रूप से भारतीय संविधान की प्रस्तावना के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो इसकी आवश्यकता हमारी सबसे पहली प्राथमिकता थी, और इसे हमने अपनी पहली प्राथमिकता में नहीं रखा। ये परिस्थितियों की या वक्त की या अपनी नासमझी की कमी को उजागर करता है। तो सबसे पहले हम आज बात करेंगे कि हम भारत के लोग, अर्थात हम भारतवासी, भारत की जनता को ये संविधान बाबा साहब ने अंगीकृत करने के लिए कहा था। अंगीकृत करना मतलब एक्सेप्ट कर लेने के लिए कहा था, आत्मार्पित करने के लिए कहा था कि इसे आत्मा से स्वीकार कर लो और भारत को, हम सभी भारत के लोगों को इसे पूर्ण एकता से भरा हुआ राष्ट्र, अखंड राष्ट्र बनाने के लिए कहा था। और इसमें हम पाते हैं कि हम भारत के लोग में जो 85% बहुजन, ये हमारे लिए ही था कि इसे अंगीकृत कर लो, एक्सेप्ट कर लो, अपने आत्मा से पूर्ण रूप से इसको स्वीकार करो और इसके लिए सतत प्रयत्नशील रहो। लेकिन ये हमारी सबसे बड़ी भूल कि हमने इसको प्राथमिकता नहीं दी और सतत प्रयत्नशील नहीं रहे। तो आज हम लेते हैं इनके एक एक जो शब्द प्रस्तावना में दिए गए हैं उनको पहले समझते हैं और फिर पाएंगे कि हमने क्या खो दिया और हमें अब क्या पाने के लिए समण संघ से जुड़कर सतत प्रयत्नशील रहना है। तो आगे बढ़ते हैं। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी से तात्पर्य, यहाँ पर समाजवादी शब्द से तात्पर्य समाजवादी व्यवस्था में धन संपत्ति का स्वामित्व और वितरण समाज के नियंत्रण के अधीन रहते हैं, इसका तात्पर्य ये था। दूसरा है यहाँ पे पंथ निरपेक्ष शब्द जो आया, इसका तात्पर्य है कि पंथ या संप्रदाय के परस्पर विरोधी विचार से अप्रभावित होकर, अर्थात सरकार की दृष्टि में सभी धर्म समान हो, उन्हें सरकार का समान समर्थन प्राप्त हो, जिसका अभाव आज की परिस्थिति में पूर्णतया हमको दिखाई दे रहा है। इसके पश्चात अगला शब्द जो है लोकतंत्रात्मक, इससे तात्पर्य है गणराज्य, लोकतंत्र वो शासन तंत्र होता है जहां वास्तव में सामान्य जनता या उसके बहुमत की इच्छा से शासन चलता है। आज हम इसका भी अभाव पाते हैं कि जनता की इच्छा से शासन
नहीं चलता, ईवीएम के मार्फत चलता है। इसके पश्चात अगला शब्द है गणराज्य। गण अर्थात जनता, राज्य मतलब रियासत या देश। गणतंत्र एक ऐसा देश जहां के शासन तंत्र में सैद्धांतिक रूप से देश के सर्वोच्च पद पर आम जनता में से कोई भी व्यक्ति पदासीन हो सकता है। इस प्रकार के शासन तंत्र को गणतंत्र अर्थात पूरी जनता द्वारा नियंत्रित प्रणाली से है। इसका भी अभाव आज के समय हम देखते हैं कि शासन जनता के द्वारा नहीं, उल्टा सरकार का शासन जनता पर, उनकी मर्जी जनता पर थोपी जा रही है और जिसमें सबसे ज्यादा प्रभावित हम बहुजन ही हैं। अब आते हैं समस्त नागरिकों के सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय। तो न्याय का अर्थ है प्राकृतिक विधि, धर्म या समता के आधार पर ठीक होने की स्थिति को न्याय कहते हैं। तो हम पाते हैं कि ना तो प्राकृतिक न्याय है, ना विधिक न्याय है, ना ही धर्म के आधार पर न्याय है, ना ही समता है। तो सामाजिक न्याय से क्या तात्पर्य? इस शब्द से तात्पर्य है समाज के सभी सदस्यों के मध्य बिना किसी भेदभाव के समता का भाव होना चाहिए। एकता और मानव अधिकारों की स्थापना करना तथा व्यक्ति की प्रतिष्ठा और गरिमा को विशेष महत्व प्रदान करना सामाजिक न्याय अर्थात समता मूलक समाज की स्थापना से है, जिसका अभाव आज पूर्णतया है। अब आते हैं हम आर्थिक न्याय। उत्पादन एवं वितरण के साधनों का न्यायोचित वितरण हो और धन संपदा का केवल कुछ ही लोगों तक केंद्रीकृत ना हो। आज हम ये पाते हैं कि यदि यही आर्थिक न्याय विलुप्त हो चुका है। जो आर्थिक न्याय के आधार पर हम बात करते हैं, सबसे ज्यादा आर्थिक विषमता हम बहुजनों के साथ ही है। अब आते हैं राजनीतिक न्याय की बात पे। राजनीतिक न्याय का अर्थ है कि राज्य के अंतर्गत समस्त नागरिकों को समान रूप से नागरिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो। ये बात चाहे राजनीतिक दफ्तरों में या अपनी बात सरकार तक पहुंचाने में करनी हो, तो यह पूर्णतः राजनीतिक न्याय भी अनुपस्थित नजर आता है। फिर विचार अभिव्यक्ति से तात्पर्य उन्मुक्त भाव से अपने मनोभावों को प्रकट करने से है। तो हम पाते हैं कि जो मीडिया उन्मुक्त स्वतंत्र रूप से अपने विचार व्यक्त कर सकती थी, आज वो भी बिक चुकी है। तो यहाँ हम ये भी अभाव पाते हैं विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, कि हम किसी भी धर्म को विश्वास कर सकते हैं। ये स्वतंत्रता हमको संविधान से प्राप्त हुई। किसी भी धर्म की या पंथ की हम उपासना कर सकते हैं, ये भी स्वतंत्रता हमें संविधान के द्वारा प्रदत्त हुई। लेकिन हम पाते हैं कि इसका भी अभाव वर्तमान परिवेश में दिखाई देता है। तो फिर तो प्रतिष्ठा और अवसर की समता सवाल ही नहीं उठता कि ये हम बहुजनों को मिलने वाली है। तो समता से तात्पर्य समाज के किसी भी वर्ग के लिए
विशेषाधिकार की अनुपस्थिति और बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करने की का जो वचन है वो समता, तो समता भी नहीं है। इतने जाति व्यवस्था यहाँ पर बिछा दी गई है और बिखरी हुई है कि हम समानता का अभाव स्पष्ट देख रहे हैं। बंधुत्व एक स्ट्रॉन्ग नेशनलिज्म की फीलिंग, ब्रदरहुड की फीलिंग के बिना अकल्पनीय है, क्योंकि देश की एकता अखंडता के लिए व्यक्ति का सम्मान और ब्रदरहुड की फीलिंग को प्रोत्साहित करना बहुत आवश्यक है। तो और आज हम ये पाते हैं कि ये सारी बातें जिसे हम प्रस्तावना में शामिल देखते हैं वास्तव में धरातल में अस्तित्व में कहीं भी नजर नहीं आती। तो आप इसे कैसे प्राप्त करेंगे? संविधान की प्रस्तावना में जो मेन बातें हैं, जब उन्हीं को हम प्राप्त नहीं कर पा रहे तो इस हेतु तो हमें विचार मंथन करना बहुत आवश्यक है। तो आप अपनी भावी पीढ़ी को बिना विचार मंथन किए संघ से जुड़ने में तकलीफ आ रही है, संगठनों से जुड़े हुए हैं, एक छत के बड़े परिवार के साथ जुड़ने में इतनी तकलीफ, तो आप क्या अपनी भावी जो पीढ़ी है उसको उधार का धम्म, उधार की संस्कृति और उधार का अधूरा जीवन देना चाहते हैं? इस दुनिया में मनुष्य ही जीव जगत का एक ऐसा प्राणी है जिसका शाश्वत सत्य मन उधार की चीजें और बातें स्वीकार नहीं करता। तो धम्म संस्कृति कैसे? धम्म और संस्कृति तो मनुष्य के दैनिक जीवन की प्राणवायु है। एक उन्मुक्त स्वतंत्र समाज का नागरिक ही सफल जीवन प्राप्त कर सकता है। आज की परिस्थिति में हम पाते हैं कि पहले वर्ण व्यवस्था हमारे दमन का कारण बनी, फिर इसी जाति व्यवस्था ने भारतीय समाज में एक असाध्य बीमारी की तरह अपनी जड़ें फैला दी, जिससे बाहर निकालना तो दूर, स्वयं का बाहर निकलना भी कठिन हो रहा है। इसी जाति व्यवस्था के कारण आज हमारे बहुजन समाज के और पंथ के लोग भी स्वयं को सवर्ण समझकर बमन बने फिरते हैं। यह एक कटु सत्य है कि बाबा साहब के द्वारा संविधान में प्रदत्त आरक्षण की सुविधा का लाभ चुपके से लेकर बाबा साहब के साथ गद्दारी करके स्वयं को बमन कहते फिर रहे हैं, इसलिए समण संघ में नहीं आ रहे। बहाना बनाते हैं कि हम इस पंथ को मानते हैं तो समण संघ में शामिल नहीं हो सकते, हमें दिक्कत है। तो संघ यह स्पष्ट कहता है कि समण संघ में सभी धर्म के SC, ST, OBC माइनॉरिटीज जो स्वयं को समण मानते हैं वे समण संघ में आओ, जुड़ जाओ। तो फिर क्या दिक्कत है? कोई मैथमेटिक्स का बहुत कठिन समण संघ ऐसा सवाल तो नहीं है जिसमें आपको हल करके ही जुड़ना है। सिंपल सा शाश्वत प्राकृतिक नियम है। जो समण आज उधार के धर्म संस्कृति को अपना रहे हैं, वे अपने पूर्वजों को क्या जवाब देंगे कि हमने अपने पूर्वजों से गद्दारी की, हम अपने संस्कृति और धर्म को अपना नहीं पाए। फिर आपके बच्चे, आपकी भावी पीढ़ी जो है, उनको आप क्या जवाब देंगे कि आप अपने धर्म और संस्कृति को आगे की पीढ़ी को दे नहीं पाए? आज की पीढ़ी को पूर्वजों को भी जवाब देना है और भावी पीढ़ी को भी जवाब देना है। आप सत्य से नजरें चुराकर, अपने मन से झूठ बोलकर कैसे निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं? यदि हम अपने पुरखों के विचारों को भावी पीढ़ी को देकर नहीं जाएंगे
और बमणों के धर्म और संस्कृति को ही पालन करते रहेंगे तो याद रखिए आप दासता की ओर अपनी पीढ़ी को धकेल रहे हैं। पिछले 74 सालों में बाबा साहब के द्वारा दी हुई सुविधाओं का आपने स्वयं के जीवन को सुदृढ़ बनाने की जो सोच रखी है, याद रखिए किसी के द्वारा दिया गया जीवन दान, उसका उपभोग एक पीढ़ी ही कर सकती है। अपनी अगली पीढ़ी के जीवन को सफल बनाने का सतत प्रयास हमें अपने जीवन को सुदृढ़ बनाते हुए अगली पीढ़ी के लिए सतत प्रयत्नशील रहना था, लेकिन हम नहीं रहे, जिसका परिणाम आज हम देख रहे हैं। आज आजादी के 74 वर्षों बाद भी वो 3% लोग स्वयं को सुदृढ़ बनाने प्रयत्नशील रहे और अपने सामाजिक और राजनीतिक और आर्थिक रूप से स्वयं को सुदृढ़ बनाते चले गए। और बहुजन समाज ने संविधान में प्रदत्त सुविधा आरक्षण का उपभोग किया और अंत में यह सुविधा भी समाप्त हो गई। बहुजन समाज संविधान में प्रदत्त बातों को सस्टेन करके रखने के लिए निरंतर संघर्षरत रहता तो आज हमें कोई पराजित नहीं कर सकता था। मेरी अपील है उन सभी 120 करोड़ बहुजन से कम अपने मसीहा के लिए उसके उपकारों का कर्ज चुकाने तो कम से कम जुड़ जाओ। याद करिए माता रमाई के कष्टों को, याद करिए माता सावित्रीबाई फुले के कष्टों को, याद करिए बाबा साहब के संघर्षों को। निकलिए बाहर, अपने पतियों के साथ करिए लोगों को जोड़ने का कार्य, ताकि हमारे अपने बच्चों को दास्ता न देखना पड़े। दास्ता का परिणाम बहुत बुरा होता है और दास्ता का दुष्परिणाम मनुष्य के मानस पटल पर बहुत बुरा असर डालता है। दास्ता से मनुष्य का संपूर्ण विकास अवरुद्ध हो जाता है, मनुष्य की मानसिक स्थिति बिगड़ जाती है, न तो वो चैन से सो पाता है और न ही सामाजिक जीवन जी पाता है। याद रखिए मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसे जब मदद की जरूरत होगी तो वह अपने ही समाज के लोगों से मदद मांगता है। यदि बहुजन समाज ही दास्ता की जंजीरों में जकड़ जाएगा तो हमारी आने वाली कई पीढ़ियों तक इसके दुष्परिणाम परिलक्षित होते रहेंगे। आप इस गलतफहमी में न रहें कि मैंने तो अपनी 3 पुश्तों के लिए बहुत धन जोड़ रखा है। मत भूलिए कि कब आपके मुंह से खाते हुए निवाले को भी छीन लिया जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो 3 पुश्तों के लिए कमाया धन तो बहुत दूर की बात है। ये सत्य है कि किसी भी समृद्धशाली धम्म और संस्कृति का यदि अंत करना हो तो सबसे पहले उस संस्कृति को जीवित रखने वाले साहित्य को ही समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि ऐसा मानते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण है। तो बमणों ने तो हर संभव ये प्रयास किया हमारी संस्कृति और धम्म का अंत करने का, और बमणों ने ये कार्य करना दमन की नीति अपनाकर किया। इनको दमन से दास्ता का सफर तय करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। यदि हम पूरी ताकत के साथ सतत प्रयत्नशील नहीं रहेंगे, जरा चिंतन करिए कि जागरूकता अभियान केवल व्हाट्सएप मैसेज के मार्फत नहीं हो सकता। हमें अब अपने घरों से निकलकर केवल बहुजनों की कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए जिस भी संगठन से जुड़े हैं समण संघ से जुड़ते चलना है, क्योंकि हम पाते हैं कि एक संगठन दूसरे संगठन के साथ बातचीत भी नहीं करना चाहता, तो यहाँ संघ ही सबसे अच्छा विकल्प है कि सारे संगठन संघ में मिल जाएं। तो यहाँ पे
किसी भी विकल्प को रखने या शर्त की आवश्यकता नहीं होगी। संगठन कम से कम संघ से जुड़ें और जुड़ सकते हैं, लेकिन स्वयं का जो ईगो इसे दरकिनार कर दें तब। बहुजन समाज के भविष्य का चिंतन मनन करें और छोड़ दें अपनी सारी व्यक्तिगत इच्छाएं, पद, प्रतिष्ठा, मंच, पैसा। बस जुड़ जाओ बहुजनों, नहीं तो बहुत बड़ी दास्तां, बहुत बड़ी पराजय का मुंह देखना पड़ेगा। अपनी भावी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य को सशक्त समाज और एक सशक्त राष्ट्र की स्थापना के लिए एकजुट हो जाओ, वरना तो जाति व्यवस्था के कारण बमनों ने हम बहुजनों के इतने टुकड़े कर दिए कि हम कभी एकजुट हो ही ना पाए। लेकिन इस छल की छवि को अपने निश्चल हृदय से निकाल फेंको और एकजुट हो जाओ। दिखा दो अपनी एकता की उस ताकत को जिससे ताकत के बूते हमारे बहुजन वीर नायकों ने अपनी कम संख्या होते हुए भी इतनी वीरता से लड़े कि अपनी संख्या से ज्यादा की सेना को भी परास्त किया। फिर आज तो हम 120 करोड़ हैं। तभी हमारे वीर नायकों को हम सच्ची श्रद्धांजलि दे पाएंगे। बस आज मैं यही कहना चाहूंगी और विनती करूंगी कि बस सब जुड़ जाओ, बिना शर्त जुड़ जाओ। अपने भावी पीढ़ी के लिए किस प्रकार की शर्त, किस प्रकार की पद प्रतिष्ठा, मंचमाला की लालच, किस प्रकार की इच्छाएं, सारी तृष्णा छोड़ दे और समण संघ से जुड़ जाओ। जुड़ने और जोड़ने के बाद ही हमारी जीत है, अन्यथा हम भावी पीढ़ी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहेंगे। साधुवाद। कविता एक महिला विशेष के अवसर पर एक छोटी सी कविता मैं यहाँ पर रखना चाहती हूँ। भीमराव संविधान न लिखते देश की हालत क्या होती। भीमराव संविधान न लिखते देश की हालत क्या होती। अपने दुखड़े को लेकर के हर बहना हर माँ रोती। भीमराव संविधान न लिखते देश की हालत क्या होती। अपने दुखड़े को लेकर के हर बहना हर माँ रोती। नारी को सम्मान न मिलता दासी बनकर रह जाती। नारी को सम्मान न मिलता दासी बनकर रह जाती। तन पर वस्त्र नहीं होते पत्थर की मूरत कहलाती। बात न सुनता कोई उसकी अपना जीवन वो खोती। अपने दुखड़े को लेकर के हर बहना हर माँ रोती। पैर की जूती समझी जाती पहन के फेंक दिया जाता। समझ खिलौना हर नारी को खेल के तोड़ दिया जाता। पैर की जूती समझी जाती पहन के फेंक दिया जाता। समझ खिलौना हर नारी को खेल के तोड़ दिया जाता। नीच कहा जाता नारी को पशुओं में गिनती होती। अपने दुखड़े को लेकर के हर बहना हर माँ रोती। डोली उठती जब बहना की ठाकुर जी के घर जाती। अपनी इज्जत और आबरू बन के मूरत लुटवाती। बदनामी का लेकर बोझा, बदनामी का लेकर बोझा सारा जीवन वो रोती। अपने दुखड़े को लेकर के हर बहना हर माँ रोती। बनना पाती डिप्टी कलेक्टर सपने मिट्टी हो जाते। पढ़ने का मौका ना मिलता अरमा सारे खो जाते। बनना पाती डिप्टी कलेक्टर सपने मिट्टी हो जाते। पढ़ने का मौका ना मिलता अरमा सारे खो जाते। नारी शक्ति ना कहलाती, नारी शक्ति ना कहलाती ऐसा वो जीवन जीती।
अपने दुखड़े को लेकर के हर बहना हर माँ रोती। देख ये दुर्दशा नारी की, देख कर ये दुर्दशा नारी की, बाबा मन करुणा लाए, दिलवा करके हक नारी को जीवन में खुशियां लाए। देख ये दुर्दशा नारी की, बाबा मन करुणा लाए, दिलवा करके हक नारी को जीवन में खुशियां लाए। आओ हम सब मिलकर जलाएं भीम के शिक्षा की ज्योति, आओ हम सब मिलके जलाएं भीम के शिक्षा की ज्योति। अपने दुखड़े को लेकर के हर बहना हर माँ रोती। बाबा भीमराव संविधान न लिखते, भीमराव संविधान न लिखते, देश की हालत क्या होती। अपने दुखड़े को लेकर के हर बहना हर माँ रोती, हर बहना हर माँ रोती। धन्यवाद सर।